गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तारीख है 15 नवंबर 2022। लिख देते हैं। और आज लेकर आए हूँ आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक। और वो क्या है? वो है तुर्की। तुर्की देश का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। तुर्की को भारत का एक करारा थप्पड़, ऐसा थप्पड़ जो शायद तुर्की कभी जिंदगी में ना भूलेगा। और जो गलती तुर्की ने किया था वो शायद दोबारा करेगा भी नहीं। बड़ा ही जोरदार थप्पड़ तुर्की को। तो यहाँ लिख दे, तुर्की को भारत यानी कि इंडिया का करारा थप्पड़। अब आप कहोगे कि सर यह तो नीचे कुछ और लिखा हुआ, ठीक है मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ बिल्डिंग रिजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लैनेट, रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। मतलब रिजिलियंट का मतलब मैं एक वीडियो में आपको समझा चुका था। मतलब कि परिस्थिति अभी आपकी अच्छी है, अचानक कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिससे कि परिस्थितियाँ खराब हो जाती है, लेकिन आप में हिम्मत रहती है, आप में कैपेसिटी रहती है स्प्रिंग बैक करने के लिए, वापस जो ओरिजिनल कंडीशन में आप थे उसमें वापस आने के लिए। ये होता है रिजिलियंट, मतलब कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म होता है रिजिलियंट। यानी कि उम्मीदों के सहारे लोगों को रिजिलियंट बनाना, कोविड-19 जो आया था उससे रिकवर होना, सस्टेनेबिलिटी दोबारा से बनाना। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी मतलब वो होता है कि मतलब जो चीज़ को कंटिन्यूअस रख सको। यानी कि किसी को आपने कोई चीज़ सिखाया एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसके बाद वो बंदा वो चीज़ सीख के वो धंधा करता रहा आगे और अपना परिवार चलाता रहा, बिजनेस बढ़ाते रहा। तो ये एक तरह से सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी कई चीज़ों में होती है। एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज में सस्टेनेबिलिटी होती है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि आप ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, जो भी है, उसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि आप अभी भी इस्तेमाल करो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रख के जाओ। तो ये भी एक सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण है, ठीक है ना। तो रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लैनेट। आज हमारे प्लैनेट को, ठीक है ना, हमारे अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को हमें वो प्लैनेट को देना चाहिए। सिर्फ प्लैनेट से, सिर्फ अर्थ से लेना नहीं है, देना भी है उसे कुछ, ठीक है। क्या चीज़ हमें देना है? जैसे कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ये चीज़ हम प्लैनेट को दे सकते हैं। और क्या देना है? हमें फॉरेस्टेशन करना है, क्योंकि आज की डेट में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी देखो जो है, या तो माफिया या फिर लोग, या मैं क्या कहूँ, पेड़ को काटते ही जा रहे हैं। और इस गति से पेड़ काटते जा रहे हैं। इवन अमेज़ॉन में भी जो है पेड़ों की कटाई बहुत ज़बरदस्त होती है, ब्राज़ील वगैरह में है, इंडिया में भी चलते रहते हैं। तो वही चीज़ जो है, जो प्लैनेट की नीड ये है कि हम ज़्यादा पेड़ और लगाएं। हाँ, हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? जितनी हमें ज़रूरत हो उतना हम इस्तेमाल करेंगे, और जो भी हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम अर्थ को वापस देंगे। कैसे? अगर हमने पेड़ काटा तो उसके बदले हम 2 पेड़ लगाएंगे। तो ये होता है एक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस होता है। रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो राइट्स है, अधिकार हैं, उनका इज्जत करना है। तो आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ये बोलने का मतलब ही क्या रहा? बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लैनेट, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द पीपल। आपने तो ये बोला था कि आज का टॉपिक जो है तुर्की को भारत का करारा थप्पड़। अब इसमें इसका क्या लेना देना है लेना देना, तभी तो मैंने आपको बोला है। अब ये जो चीज़ जो भी मैंने ग्रीन में लिखा और जो आपको पढ़ के सुनाया और बताया कि इसका मतलब क्या होता है, ये थीम था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मीटिंग 2021 का, जो कि एंड ऑफ सितंबर 2021 में हुआ था। हर साल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है
उसकी एक मीटिंग होती है मेंबर कंट्रीज़ की, जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और बाई चांस वो ना पार्टिसिपेट कर पाए तो उनके बिहाफ में वो जिसको अपॉइंट करते हैं वो पार्टिसिपेट करने जाते हैं UNGA के मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मीटिंग में। ये नॉर्मली जो है सितंबर के दौरान होती है, सितंबर एंड अक्टूबर इस दौरान होती है, हर साल होती है। तो ये 2021, ध्यान दीजिए 2021 की मीटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, और जिसको कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे मोदी जी गए थे, और हमारे विदेश मिनिस्टर जो हम विदेश मंत्री जो है S जयशंकर भी मौजूद थे ये जनरल असेंबली मीटिंग को संबोधित करने के लिए। ठीक है जी, अब मोदी जी को टाइम दिया गया बोलने के लिए। मोदी जी ने काफ़ी अच्छा ये टॉपिक के रिलेटेड बोला, जो भी अभी हमने बोला, बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लानट, रेस्पेक्ट द राइट्स, मोदी जी ने बोला। बाकी भी हेड ऑफ द स्टेट्स ने बोला। तो ये थीम था, मतलब इस पर बोलना था। ठीक है, अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी दिया गया, ठीक है, और ये तुर्की देश को भी दिया गया। अब मोदी जी ने क्या बोला और उस टाइम इमरान खान साहब ने क्या बोला, ये आप जाके यूट्यूब में खुद सर्च कर दीजिएगा। ये जो वीडियोस जो है ये ऑलरेडी नेट में अवेलेबल है, और आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है ना। मेन चीज़ ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई साहब आपको मतलब कुछ बोलना है 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए मुर्गे के बारे में, है ना, मुर्गा हैन, चिकन, जो भी बोला उसके बारे में, लेकिन आप बोलते हो काऊ के बारे में, कोई सेंस नहीं बनता यार। आपको मैंने कहा मुर्गे के बारे में बताओ, आप काऊ के बारे में बोलते हैं। अब मैंने बोला कि आपको कि अच्छा जी हमें इंडिया के बारे में कुछ बताओ, अब आप अंटार्कटिका के बारे में बताने लगते हो। अरे भाई साहब मैंने बोला इंडिया के बारे में बताओ, हिंदुस्तान भारत के बारे में बताओ। दोबारा से उसको बोला कि भाई बोलो, लेकिन भाई साहब फिर भी अंटार्कटिका के बारे में बोल रहे। अब आप इसको क्या बोलिएगा, मूर्खता ही तो बोलिएगा ना यार। समझदार इंसान को हमें से बार बार चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, समझदार इंसान खुद समझदार होता है। मतलब ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है, हो गया तो एक बार बताया समझ गया। अब इमरान खान साहब ने को तो बस मौका चाहिए होता हर जगह कश्मीर मुद्दे को उछालने का, इनको भी मौका मिला। पूरा जितना देर उन्होंने बोला सिर्फ जम्मू कश्मीर, भारत का हिस्से का जो है जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ पर जो है लोगों को कितना कष्ट दिया जा रहा है, कितने लोगों को मार दी गई, कितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। हाँ, मतलब कि लोगों को ले जाके बिना कुछ उनके ऊपर कोर्ट मुकदमा केस करे उनको गोली मार दिया जाता है। यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अरे इमरान खान साहब समझा करो ना, ये इंडिया है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक है, लोगों के पास पावर है, लोगों को पास पावर है। हम गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार हमारी नौकर है। मतलब ये बोलना अच्छी बात नहीं, सरकार हमारी नौकर है। मेरा बोलने का उद्देश्य ये था, सरकार जो है हमारी सुनती है। आपके देश में ऐसा नहीं होता। आपके देश में आपकी सरकार मिलिट्री की सुनती है। बोलने के लिए तो आप लोगों को बिठा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। क्या बोले इनको जो बोलना था बोला, ठीक है जी, बोल दिया। अब ये बोल दिया, उसके बाद जो है वहाँ चांस इनको भी दिया जाता है, तुर्की के हेड ऑफ द स्टेट को। अब उनका नाम है रेसेप एर्दोगान, ठीक है, आपको इतना लंबा याद नहीं रखना है, लगना है कि एर्दोगान को मौका दिया जाता है। अब भाई एर्दोगान साहब आते हैं। अब इनको क्या लगी पड़ी है, एर्दोगान साहब ठीक है पाकिस्तान के बहुत अच्छे मित्र हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके दोस्त हो, आप उनके मित्र हो। यार जो गलत चीज़ होता है ना। अब वो भी जाके वहाँ पर मतलब इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे ये जम्मू कश्मीर इशू को, तो वो बोल देते वहाँ जाके UNGA, मतलब सोचिए कि ये मतलब दुनिया के हर कंट्री का मीटिंग है, क्योंकि दुनिया के सारे देश के जो है लीडर्स जो है वहाँ अवेलेबल रहते हैं टॉपिक पर चर्चा करने के लिए।
कोई भी एक मुद्दे पर, मुद्दा तो नहीं बोलते, जो भी थीम होता है, ये मुद्दा नहीं है, थीम जो होता है, अब वो आ जाते हैं। अब उनका टिप्पणी ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस का हेल्प लेके कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कराना चाहिए। अरे भाई साहब, अब तुम भी ठीक है यार, पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त है, कोई बात नहीं। अब ना तो हमने तुम्हें कभी छेड़ा है एज इंडिया, हमने तुर्की को कभी छेड़ा नहीं है, तुम्हारे बारे में कभी हम फालतू की टिप्पणी भी नहीं करते। अब तुमने जिसको जब जो बोलना बोला, हमने उसको हमेशा सिर्फ डिलीट कर दिया, हटाओ ये बोलते रहने दो इसको। अब बेकार में अब की बार तुम आके दुनिया में एक मुद्दे को, एक जो है चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है काफ़ी दिन से, कोई इसका क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज़ हम आपको किसी और टॉपिक में बता देंगे कि ये इंडिया, ये जो जम्मू कश्मीर का जो इशू है आज की डेट में, जो हमारा लगभग 30% जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, जिसको कि बोलते पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम बोलते पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो बोलते आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान वाले बोलते। वो कैसे गया वो किसी और टॉपिक में बता दूँगा। अब आप जानते हैं जयशंकर साहब को, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स, मैं पहले ही बता सका हूँ, कूटनीति में माहिर, डिप्लोमेसी में माहिर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। अब वो भी मौजूद थे। अब जैसे ही ये तुर्की वाले ने साहब ने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को, खासकर इंडिया को, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस का मदद लेके ये मुद्दा को हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहिए। अब इनका दोस्त, इनका बेस्ट फ्रेंड भी यही बोलता है, पाकिस्तान भी यही बोला था, ये भी यही बोला। तो उसी टाइम जो है हमारे जो एस जयशंकर साहब ने, वो क्या है, फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। अब वहाँ तो हर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। अब वहाँ पर जो थे साइप्रस नाम का एक कंट्री है, उसके जो है फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उन्होंने उसके साथ मीटिंग किया, मीटिंग करके तुरंत एक ट्वीट कर दिया। ट्विटर में क्या लिखा, उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, जो साइप्रस का जो मुद्दा है तुर्की के साथ, तुर्की ने जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है साइप्रस के कुछ हिस्से पे, उसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन को मानना चाहिए और उसको वहाँ से हट जाना चाहिए। ये था एक थप्पड़ तुर्की को, तुरंत। ये सब बहुत जल्दी हुआ। यहाँ इन्होंने ये कहा और वहाँ उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई साइप्रस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन है, आप तुर्की हो, आप एक अलग कंट्री हो, आपने तो जबरदस्ती कब्जा कर रखा वहाँ पर। हमने तो कोई कश्मीर को जबरदस्ती कब्जा नहीं कर रखा क्या, आप ही बताओ, नहीं कर रखा ना। अब कैसे जो मतलब सारे स्टेट्स जो है मिलके भारत कैसे बने, किसी दिन और बताऊंगा। उस टाइम तो मतलब राजतंत्र हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। उस टाइम जम्मू कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह हुआ करते थे। वो इंडिया में विलय कैसे, वो इंडिया में मिल कैसे गए, मतलब वो पूरा जम्मू कश्मीर के राजा थे तो इंडिया में कैसे आए, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा। मतलब वो तो स्वेच्छा से इंडिया में आए थे। तुर्की का तो कोई राजा ऐसा था नहीं, था क्या, नहीं था ना। या कोई ऐसा कोई तरीका तो मतलब सॉरी साइप्रस का तो कोई ऐसा राजा नहीं था कि जो जाके बोले तुर्की को कि अच्छा भाई मेरा हिस्सा में इतना हिस्सा मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये तो तुमने जोर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और सिक्योरिटी काउंसिल ने जो यूनाइटेड नेशन ने जो है रेजोल्यूशन भी पास कर रखा कि भाई तुर्की तुमने ये गलत कर रखा, वहाँ से हटो। अब भाई दादागिरी है तुर्की की, नहीं हटते। अब आप पूछोगे क्यों नहीं हटते, भाई साहब तुर्की नेटो का मेंबर है, नेटो NATO, आप सब जानते ही हैं। नेटो तो जानते ही है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का मेंबर कंट्री है। अब तुर्की जब नेटो का मेंबर कंट्री है, अब यहीं पर अमेरिका भी ढीला दे देता है, अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। प्रेशर नहीं बना पाता तुर्की के ऊपर कि भाई तुम छोड़ो साइप्रस को, साइप्रस तो तुम्हारा है ही नहीं, कभी था ही नहीं, अब तुमने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। चलो
ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद भी तुर्की ने ज़बरदस्ती का कब्जा जो है, कुछ हिस्सा कब्जा कर रखा है साइप्रस का। ये जब ट्वीट कर दिया, अब तब जो है एर्दोगान साहब ने कहा होगा तो तेरी की, ये मैं किससे भिड़ गया। भाई साहब हम इंडियन है, हमारे पास हर चीज़ का जो है ना जवाब है और हर मर्ज की दवा है। हम सही इंसान को सही जगह बिठाते हैं। अब दोबारा आप देखिएगा तुर्की कभी कोई इंटरनेशनल फोरम में ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसका इशू उठाएगा नहीं। अब ये पाकिस्तान और तुर्की का चक्कर ये है कि पाकिस्तान बोलता तुर्की को कि भाई तुम हमें जम्मू कश्मीर मैटर में मदद करो, हमारे फॉर्म में बोलो, सिचुएशन को इंटरनेशनलाइज करो। और तुर्की बोलता पाकिस्तान का तुम हमने जो साइप्रस का जो हिस्सा कब्जा में ले रखा तुम उसके सपोर्ट करो, हम एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे, हम दोस्त हैं ना। चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, ये था करारा थप्पड़ जो इंडिया ने मारा, बड़ा जबरदस्त थप्पड़। मतलब आपको लग रहा होगा कि मतलब ये क्या है, ये कौन सा थप्पड़। अरे भाई साहब, ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में ये एक ऐसा थप्पड़ है ना, प्यारा सा थप्पड़। ये जो उंगली के निशान है ना तुर्की पे इंडिया का, सेट है लाइफ टाइम के लिए, निकलने वाला नहीं है। कितनी दवाई लगा लो कभी नहीं उठाएगा दोबारा से ये मुद्दा हो। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो एटलीस्ट नहीं उठाएगा। अब रही बात पाकिस्तान की हो तो उसको तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं उनका। अब उसके लिए क्या बोलना है यार, उसके पाकिस्तान के लिए हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते। खैर छोड़िए। अब देखिए आपने स्टिंगरे की मछली देखी है ना, स्टिंगरे अगर नहीं देखी है तो गूगल में जाकर सर्च करिएगा स्टिंगरे फिश, है ना। मतलब चिपटा सा मछली होता है, थोड़ा चौड़ा सा होता है, लंबी सी पूंछ होती है। हमेशा याद रखिएगा स्टिंगरे की लंबी सी पूंछ होती है, ठीक है। पर लंबी सी पूंछ वो घातक होता है, पॉइजनस होता है। उसका जो पूंछ का एंड जो होता है उसमें पॉइजन होता है, वेनम होता है उसमें, ठीक है ना। अगर वो किसी को लग जाए तो काफ़ी दर्द होता है और अगर ज़्यादा पॉइजन फैल जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, व्हाटएवर। तो साइप्रस का शेप अगर आप देखिएगा ना, ये मतलब लगभग स्टिंगरे मछली के जैसा ही दिखता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो अफगानिस्तान का जो शेप है, अगर आप मेरा अफगानिस्तान वाला वीडियो को देखो, मैंने बताया था ना अफगानिस्तान का मैप याद रखना बड़ा आसान है, कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है ना, मैंने बताया था। उसी तरह तुर्की जो है एक स्टिंगरे मछली की तरह जैसे दिखता है। अब ये जो है ये है तुर्की, ये है तुर्की, ठीक है। मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा इसको ये कर दे रहा हूँ, ये दोबारा से कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये तुर्की है, ये तुर्की है। ये जो ब्लू और ब्लैक दोनों कलर अभी मैंने किया, ये है साइप्रस, ठीक है, ये है साइप्रस। छोटा सा आइलैंड कंट्री है, बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, मेंबर कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। अब अगर आप ये जो साइप्रस को देखिएगा ना, ये मेडिटेरेनियन सी में है। अब आप बोलिएगा सर मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है। साइप्रस जो है एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड नेशन है, ठीक है ना, आइलैंड है। आइलैंड सब आप जानते ही हो। अब ये जो मैंने ये जो ग्रीन कर रखा है, ये जो ग्रीन ये जो कर रखा है ना, ये ग्रीन, ये जो सारा ग्रीन, ये ग्रीन जो है, ये जो है ये जिसको अभी मैंने राउंड 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 कर दिया ना, ये है मेडिटेरेनियन सी। क्या? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी। अब ये साइप्रस समझ में आ गया। स्टिंगरे की तरह दिखती है। मान लीजिए स्टिंगरे का पूंछ है, ये स्टिंगरे के पर जैसे है और ये स्टिंगरे के मुंडी के जैसा। ये मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। अब साइप्रस के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज। बॉर्डर तो इसको तो ये है कि ये जो सी के मेडिटेरेनियन सी के बीच में आइलैंड कंट्री है, ठीक है। इसके नज़दीक के कंट्रीज कौन कौन से। अब आपको तो हमेशा मैंने बोला है डायरेक्शंस हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। देखिए कभी भी आप मैप देखिएगा बल्कि देखते रहना चाहिए ताकि आपका माइंड में हमेशा एक आइडिया रहे, एक फिगर रहे कि कोई कुछ कंट्री के बारे में बोलेगा ना तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ भाई ऐसा है बोल के। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये जो एरिया है ये नॉर्थ, तुर्की का ये एरिया जो है नॉर्थ, ये नीचे का एरिया जो है साउथ, ठीक है ना, इधर का जो है वेस्ट, इधर का जो है ईस्ट, ठीक है। अब ये हो गया तुर्की। और ये साइप्रस, सॉरी जो मैंने तुर्की का एरिया बोला, ये साइप्रस का जो एरिया जो है, साइप्रस का जो मेडिटेरेनियन सी है उसके ऊपर जस्ट नज़दीक जो है तुर्की। तुर्की बहुत बड़ा कंट्री साइप्रस के मुकाबले, साइप्रस तो बहुत ही छोटा आइलैंड नेशन है तुर्की। अब फिर आप इसके ईस्ट की तरफ चले जाइएगा तो वहाँ पर आपको 3 कंट्रीज़ और दिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ईस्ट साइड में यानी कि राइट साइड में सीरिया है, ये वाला सीरिया, ठीक है। ये जो है ये इसको दूसरा पेन से कर लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये जो है ये सीरिया है, ठीक है। यहाँ पर और ये जो है इसका लेबनान है, लेबनान। और ये तो आप ड्राइंग देख के ही समझ गए होंगे, ये बोलने की जरूरत नहीं है। क्या इजराइल, ठीक है, ये आप समझ गए। अब ये नीचे की कंट्रीज में नहीं बता रहा है, ये सब जॉर्डन, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह में नहीं बताने जा रहा, इराक वगैरह इधर सब। तो आपको याद रखना है जो साइप्रस है, साइप्रस के जो है टुवर्ड्स नॉर्थ जो है तुर्की है, और टुवर्ड्स जो ईस्ट जो है सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और टुवर्ड्स साउथ जो है इजिप्ट है, और थोड़ा सा आगे आइएगा तो लीबिया भी है, लीबिया। ऊपर की तरफ अगर फिर से जाइएगा, हाँ, जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो जाइएगा, यहाँ पर ये वाला ये क्षेत्र जो है ये ग्रीस है, ठीक है। ग्रीस के इधर पास में जाइएगा बुल्गारिया है, इससे हमें मतलब नहीं है। ये बुल्गारिया, ग्रीस है, ये तुर्की जो भी तुर्की है, ये इसके पास एक सी है, उस सी का नाम क्या है, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये साइप्रस है, साइप्रस के ऊपर तुर्की है, ये साइप्रस चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी से, उसके ऊपर है तुर्की यानी कि नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट की तरफ क्या है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, ठीक है। साउथ की तरफ क्या है, इजिप्ट है, इजिप्ट से थोड़ा सा और हटकाइएगा तो लीबिया है, और ऊपर की तरफ उसी तरह जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या है, ग्रीस है, बुल्गारिया से मैं इंटरेस्टेड नहीं है, ग्रीस से इंटरेस्टेड है, क्योंकि साइप्रस मामले में ये मतलब एक्टिव रोल प्ले करता है। 1960 अगस्त 16 को जो है साइप्रस आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स से, ठीक, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। वो बोलते हैं ना, देयर वाज नो सनसेट इन द ब्रिटिश किंगडम। यार पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ मतलब कब्जा कर रखा था जमीन। तो 16 अगस्त 1946 को आज़ाद होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने इसीलिए बताया था कि टॉपिक कुछ और था, बोला कुछ और जाता है, समझ में नहीं आता लोगों का दिमाग कहाँ रहता है, ठीक है। तो अब साइप्रस को ब्रिटिश ने आज़ाद कर दिया 16 अगस्त 1960 को, 16 अगस्त 1960 साइप्रस गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिश लोगों ने जो है इसे ऑटोमन एम्पायर के टाइम में जो है ये लिया हुआ था, वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का कहानी है, उससे हमें नॉट इंटरेस्टेड। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि आज़ादी मिली 16 अगस्त 1960 को, ब्रिटिश छोड़ के गए, साइप्रस एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, हाँ, और इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद अब भाई साहब तुर्की बोलता है कि अंग्रेज तो चले गए, अब साइप्रस मेरा क्या कर लेगा, इतना छोटा सा तो कंट्री है। अब जोर ज़बरदस्ती इसने आके साइप्रस को कब्जा कर लिया, इतना एरिया कब्जा कर लिया तुर्की ने, ये वाला
मतलब जो स्टिंगरे मछली जो है उसके पूंछ को बिल्कुल कब्जा कर लिया। लगभग ये 30% 30% जो है साइप्रस का है। अब कब्जा तो क्या कब्जा किया, मतलब एक्टिवली अपना यहाँ पर साइप्रस जो है मिलिट्री बेस बना रखा है, जहाँ पर कि उसकी फौज है लगभग 35,000 की सेना यहाँ पर वो रखता है। यानी कि इस एरिया को अब तुर्की जो है एडमिनिस्टर करता है। तो बाकी जो ये एरिया बच गया इसको साइप्रस एडमिनिस्टर करता है, जो अभी मैं ग्रीन में कर दे रहा हूँ। ये साइप्रस कंट्री जो है इसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। ये इसका 30% एरिया का कौन एडमिनिस्टर करता है? तुर्की। अब ये तुर्की को जो है 1974 में साइप्रस को जो कब्जा किया था 30% एरिया जो है नॉर्दर्न पार्ट जो है तुर्की ने कब्जा किया था 1974 में, और तब से लेकर अभी तक है। यही बात जो है जब यूनाइटेड नेशंस में उठी थी तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, तुर्की को बोला था कि इंटरनेशनल लॉ कानून के तहत तुमने जो भी किया है गलत किया है, अब तुमको ये जगह खाली करो, साइप्रस को अपना हैंड ओवर दो, तुम अपना कंट्री वापस जाओ। दादागिरी है तुर्की कहता नहीं जाते हम, क्या कर लोगे, नहीं जाते। नेटो का मेंबर है ना तुर्की, बस यही चीज़ तो बता दिया जयशंकर साहब ने। पहले अपना घर देखो भैया, हम तो अपनी चीज़ लेने के लिए बोल रहे हैं। जो हम बोलते जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो तो हमारी ही थी, बल्कि अभी हमारी ही है। वो तो हमारा भला मानो कि हम कुछ कह नहीं रहे हैं, बस अशांति अराजकता हम नहीं फैला रहे हैं। ज़्यादा होशियार नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। जो ज़्यादा होशियार बना है ना, हिस्ट्री में भी अगर आप देखिएगा, ज़्यादा होशियार जो बना वो गिरा, ठीक है ना। एक बैलेंस बना के चलना चाहिए लाइफ में। अब इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है तुर्की ने, ठीक है। अब साइप्रस वाले क्या चाहते हैं, जो साइप्रस के रहने वाले लोग जो चाहते हैं, और किसको चाहते हैं, वो चाहते हैं ग्रीस को, क्योंकि देखिए ग्रीस के साथ इनकी थॉट प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा मैच करता है, इनकी वे ऑफ थिंकिंग और इनके दोनों के बीच में ना जैसे कि संबंध जो है बहुत अच्छा ही संबंध है। अब ग्रीस वाले जो है साइप्रस को पूरा सपोर्ट करते हैं और वो मानते हैं कि पूरा साइप्रस तुम्हारा है, और वो बोलते साइप्रस को तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत होगा हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। ग्रीस बोलता साइप्रस को हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, और इसी को लेके तुर्की और ग्रीस में हमेशा विवाद रहता है। तुर्की और साइप्रस में इसी को लेके हमेशा विवाद रहता है। क्यों? क्लियर हो गया? क्योंकि ग्रीस जो है सपोर्ट करता है साइप्रस को, विवाद रहता है। अब भाई विवाद रहे तुम्हारा तो रहे, लेकिन ग्रीस तो बोलता है कि भाई हम तो साइप्रस को छोड़ने वाले हैं नहीं, हमारा अच्छा फ्रेंड है। हम दोनों में जो है हमारी जो थॉट जो है, हमारी जो कल्चर जो है, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, हम दोनों एक दूसरे के लोग जो हैं, एक दूसरे के लोग हम पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो हम तो इसके साथ हैं, हम हमेशा रहेंगे भी, ठीक है। तो ये है सारा प्रॉब्लम। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मैंने एक बार ऐसा ही सोच रहा था बैठ के कि ये जितने भी ब्रिटिश लोग जो इंडिपेंडेंस दिए हैं ना कंट्रीज़ को, कुछ एक कंट्रीज़ हैं, ये अगस्त के महीने में ही क्यों देते हैं? अगस्त 14 तारीख पाकिस्तान, अगस्त 15 तारीख इंडिया, अगस्त 16 तारीख ये साइप्रस, अगस्त 19 तारीख अफगानिस्तान। वो अलग चीज़ है कि अलग अलग साल में हुए हैं सब आज़ाद, लेकिन ये अगस्त का चक्कर क्या है, मैं नहीं समझ पाता। आप लोगों को अगर कुछ आइडिया है तो मुझे बताइएगा, ये अगस्त क्या चीज़ है ये ब्रिटिश लोगों के लिए। ये ब्रिटिश लोग बड़े कमाल के लोग, जहाँ भी जाते हैं ना, वो जिस कंट्री से भी जाते हैं उसको कुछ ऐसे ही एक विवाद में, कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम में डाल के चले जाते हैं कि ये सालों साल लड़ते रहें। और अब इमरान खान साहब से क्या कहूँ, अब तो प्राइम मिनिस्टर रहे भी नहीं, अब बस उनसे यही कहना है कि इमरान खान साहब आप अपना देश को तो पहले संभाल लो, बाद में इंडिया को बताना कि इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया। कुछ नहीं किया इंडिया ने, क्योंकि कश्मीर में प्रॉब्लम था, जम्मू कश्मीर में मुद्दे थे, वहाँ पर आपके भेजे हुए जो मामा लोग थे
है ना, मामा लोग वहाँ पर थे ना, तो मामा लोग को कंट्रोल करने के लिए इस दौरान जब आर्टिकल को हमने स्क्रैप किया तो हमने फौज ज़रूर भेजी थी। हमारा इंटेंशन ऐसा कभी नहीं था कि वहाँ का आम जनता को कोई हार्म पहुँचाना, और ना ही हमने पहुँचाया, नहीं पहुँचाया हमने कोई हार्म, ठीक है, कोई नहीं पहुँचाया, हम करने वाले भी नहीं है। हम लोग तो वो इंसान है जो अतिथि देवो भव पर बिलीव करते हैं। गेस्ट इज़ गॉड हम मानते हैं, भगवान गेस्ट इज़ नेक्स्ट टू गॉड। हम थोड़ी ना अपने लोगों को मारेंगे, हम तो अपना दुश्मन से भी अच्छा से बर्ताव करते हैं। अगर दुश्मन आके बोलता है कि हमसे गलती हो जाए, आप भी अपना गलती मान लो, सही मायने में दोस्ती करो, साथ में आगे बढ़ते हैं, वरना आप तो जानते ही हो ईस्ट पाकिस्तान तो खो दिए थे ना आपने, जानते ना। अब बारी है आपके बलूचिस्तान की। खैर, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये जस्ट मैं अपना थॉट्स बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया का ऐसा कुछ मोटिव भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, जो बांग्लादेश जो बना पहले ईस्ट पाकिस्तान जो था, ऐसा कुछ इंडिया का मोटिव नहीं था कि मतलब उसको जाए, उसको पाकिस्तान से अलग करे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम का जो सिचुएशन बना था वो डिमांड कर रहा था कि एक अलग कंट्री बने, ठीक है ना। तो अभी जो पाकिस्तान में मेजर डिस्कंटेंटमेंट मतलब लोग जो नाखुश है खुद पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का। आपको बता दूं, जो बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान का लगभग 45% हिस्सा है। मतलब मान के चलिए कि आधा पाकिस्तान तो बलूचिस्तान है, और मुश्किल से पाकिस्तान की 10% आबादी वहाँ रहती है। मतलब 50% पाकिस्तान में पाकिस्तान की आबादी की सिर्फ 10% रहती है, और वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है पाकिस्तान से, एकदम भी खुश नहीं है। और पाकिस्तान जो है बलोच लोगों के ऊपर हमेशा मतलब प्रताड़ना करते रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं, आप जाके दुनिया भर के न्यूज़ है, वीडियोज़ है यूट्यूब में, बलोच लोगों को किस तरह से मतलब वहाँ तड़पाया जाता है। तो भाई साहब, पहले अपने घर की खिड़की सुधार लो, फिर हमें सिखाओगे कि कैसे करते हैं। तुम तो अभी अपने लिए खाना जुगाड़ नहीं कर पाए हो, हमने तो अपने रॉकेट्स वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिया, और आगे भी भेजते रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे compete नहीं कर सकते, हम चाहते हैं आप हमसे कंपटीशन करो, अच्छी बात है, कंपटीशन करना है ना, तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगी अच्छी चीज़ में कॉम्पीट करने के लिए। अब इससे क्या रखा है कि देखो, अगर आप टेररिस्ट पालोगे ना, सांप पालोगे, तो आपको एक दिन डसेगा। अब समझदार लोग समझ गए होंगे, अब मैं इस पे ज़्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा। तो बस मुझे भारत का थप्पड़ के बारे में बताना था। 2021 की बात है ये, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मीटिंग के दौरान की बात है, एंड ऑफ सितंबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर की बात है, 2021 की बात है। एर्दोगान साहब, प्लीज़ अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। क्यों खामखा आप साइप्रस की ऐसी तैसी कर रहे? इतनी मोटी फौज बना के रखी हुई है यहाँ साइप्रस में, 35,000 फौज डाल के रखी हुई है, और आप हमें शिक्षा देते हो जी यूनाइटेड नेशंस की मदद लेके ये मुद्दे को सॉल्व करो। अपने आप को ठीक करो एर्दोगान साहब, आइए हमारे कंट्री में, बहुत इज्जत करेंगे आपकी, है ना। तो फिर थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर हियरिंग दिस। ये एक चीज़ है जो आप हमेशा याद रखिएगा। और वो जो जनरल असेंबली मीटिंग थी ना, 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी, 76th जनरल असेंबली मीटिंग थी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। एंड हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।